स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के जीव विज्ञान के पहले अध्याय जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि हम लोग वहाँ कोशिका की संरचना को जान रहे थे, और जो कोशिका की संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल की चर्चा हुई थी। तो वहाँ आपने जाना था कि कोशिका की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग जिसमें पहला था हमारा केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कोशिका झिल्ली, पहली रचना जो थी वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली था, दूसरा केंद्रक था और तीसरा था कोशिका द्रव्य। उसमें से हमने पहले रचना को कंप्लीट कर लिया। जो हमारी पहली रचना थी उसके बारे में आपने जाना था कि वह पहली रचना क्या थी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया था। और उसके बाद दूसरी रचना पर आए थे तो केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में चर्चा शुरू किए थे। और केंद्रक या न्यूक्लियस जो होता है वह कोशिका की दूसरी रचना है। तो इस प्रकार से जो केंद्रक है उसके बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा कि केंद्रक की रचना को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला था केंद्रक झिल्ली, दूसरा था केंद्रक द्रव्य, तीसरा था क्रोमेटिन जाल और चौथा था केंद्रिका न्यूक्लियोलस। इन सारी बातों पर चर्चा करने के बाद अब आपके पास केंद्रक का एक स्पष्ट कॉन्सेप्ट होगा। आप केंद्रक को समझ पा रहे होंगे कि केंद्रक क्या होता है, कि कोशिका के मध्य में स्थित एक गोल घना गोलाकार या अंडाकार भाग होता है, उसी को केंद्रक कहते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केंद्रक की प्रकृति के आधार पर कोशिकाओं का वर्गीकरण। तो आपने कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था शुरुआत में कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस पर हमारी पहले ही चर्चा हो चुकी है कि जिस सजीव का शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिसका शरीर एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन आज यहाँ चर्चा हो रही है कोशिका का वर्गीकरण, कि कोशिका को कैसे क्लासिफाई किया गया है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए लिखा गया है केंद्रक की प्रकृति के आधार पर कोशिकाओं का वर्गीकरण जो हुआ है, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। ये दोनों शब्द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द के अर्थ को अगर हम लोग ठीक से समझ जाएं तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को दोनों प्रकार की कोशिका भी समझने में बहुत मदद मिलेगी। आइए पहले प्रकार की कोशिका को देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका को। लिखा गया है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब देखिए वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अभी हमने आपको कहा कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक है तो उस केंद्रक की संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। केंद्रक या न्यूक्लियस का जो बाहरी आवरण है, बाहरी परत है, उसी को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। अंग्रेजी में उसको हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दरअसल जिस कोशिका में नहीं होती है, या कहें कि स्पष्ट रूप से नहीं रहती है। अगर केंद्रक झिल्ली ही नहीं रहेगी तो फिर केंद्रक जो रहेंगे उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। स्पष्ट केंद्रक नहीं रहता है तो उसी को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। जिन जीवों में इस प्रकार की कोशिका होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट शब्द की उत्पत्ति प्रो तथा कैरियन के मेल से हुई है। यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर ये प्रोकैरियोट का अर्थ क्या होता है। तो अगर आप इस दोनों शब्द को देखेंगे ठीक से कि प्रो और कैरियन 2 शब्दों के मेल से प्रोकैरियोट का निर्माण हुआ है, प्रोकैरियोट शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रो का अर्थ होता है प्रीमिटिव, अर्थ आदि या प्राइमरी प्राथमिक, शुरुआती दौर का, प्रारंभिक, प्राचीन काल का। प्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब ही है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब हो गया प्राचीन काल, आदि काल का, और या उसको प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राथमिक, शुरुआती। और कैरियन, यह कैरियन भी एक लैटिन शब्द है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये शुरुआती दौर में जब आपने पढ़ा था जो कोशिका सिद्धांत हम लोग जाने थे, उसके बारे में हमने यह भी पढ़ा था कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, पहली बार कोशिका कैसे बनी। तो धीरे धीरे कोशिकाओं का निर्माण होते गया,
पहले एकदम सरल कोशिका बनी, फिर धीरे धीरे जटिल कोशिकाओं का विकास हुआ, फिर शुरुआती दौर में एक कोशिकीय जीव आए, फिर उससे जटिल जीवों का विकास हुआ, और आज कहिए कितने बड़े बड़े जटिल और बहुकोशिकीय जीव इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। तो इस तरह से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि प्रारंभिक समय में जो जीव थे उनमें जो कोशिका थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, और प्रोकैरियोटिक कोशिका को पहचानने का ये सबसे बड़ा लक्षण है कि उसमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है, झिल्ली युक्त नहीं होता है, या कह सकते हैं झिल्ली रहित होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। मतलब उस केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होनी चाहिए वह झिल्ली नहीं रहती है। तो ऐसे कोशिका को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इस कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है, मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, उनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होने का मतलब यह है कि दूसरे प्रकार का जो केंद्रक है यूकैरियोटिक कोशिका, उसके तुलना में छोटा होता है इसका आकार। इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। अब इस माइक्रोमीटर पर मैं यहाँ नीचे में चर्चा कर लूँगा आपसे, पहले थोड़ा सा इसको समझिए कि जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं वे आकार में छोटे होते हैं, और इसका आकार आपको याद रखना है 1 माइक्रोमीटर। यह जो संकेत देख रहे हैं ये माइक्रो है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको ऐसे, जैसे अंग्रेजी का स्मॉल यू लिखते हैं, लिख करके और पीछे में ऐसे पीछे वाला जो पूंछ है वो बढ़ा देना, इसको माइक्रो पढ़ा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, माइक्रोन, माइक्रोन भी पढ़ सकते हैं या इसको माइक्रो भी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, माइक्रो, ये दोनों चीज़ कह सकते हैं। इसको माइक्रोन कहिए या माइक्रो कहिए। तो इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इस कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। याद कीजिए, जब केंद्रक की संरचना को हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां आपने देखा था कि केंद्रक की जो संरचना है उसमें जो क्रोमेटिन जाल है, तो वह क्रोमेटिन जाल क्या हुआ था, जब परिपक्व हो गया था तो टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए थे, और छोटे छोटे टुकड़े में टूटने के बाद जो एक टुकड़ा था उसी को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा गया था। तो याद रखना है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगे, उसमें केवल एक केंद्रक होगा, केवल एक मतलब एक गुणसूत्र होगा, केंद्रक नहीं, केवल एक गुणसूत्र होगा। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक भी नहीं रहता। अब देखिए ये कोशिका अंगक क्या है कि जब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, तो वहां आप जानेंगे कि कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, उसके भीतर भी कई छोटे छोटे भाग हैं, घटक हैं। जैसा कि आप सभी ने कहीं नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी बॉडी का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का, या फिर क्लोरोप्लास्ट का। ये सब ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे भाग हैं जो कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो जितने भी कोशिका के अंग है, अंगक मतलब क्या, उसका छोटा भाग, ये कोशिका अंगक जितना भी होता है उसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं रहता है। मतलब कोशिका अंगक में भी झिल्ली नहीं रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगी लेकिन उसमें झिल्ली नहीं रहेगी, राइबोसोम होगा उसमें झिल्ली नहीं होगी। अब आपके मन में आता होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब क्या है, तो आप इंतजार कीजिए, अगले 1-2 क्लास में इस पर चर्चा होगी। अब हम लोग केंद्रक अभी पढ़ रहे हैं। केंद्रक के बाद जैसे हम कोशिका द्रव्य पाएंगे, जो कोशिका की तीसरी संरचना है, जैसे हम उस पर जाएंगे तो वहां फिर विस्तार से बात करेंगे। तो याद रखना है कुल मिलाकर के कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रो का मतलब हो गया प्रीमेटिव या प्राइमरी, प्रारंभिक समय का, प्राचीन काल का, आदि काल का, और कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। तो इस तरह से जो प्रारंभिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता था, जिसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं रहती थी, वैसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिन जिन जीवों में इस प्रकार की कोशिका होती है वैसे जीव को प्रोकैरियोट कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये था प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका आकार छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच रहता है। ऐसे कोशिका में केवल एक गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक भी नहीं होता है। यही है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। जो दूसरी प्रकार की कोशिका है वो है यूकैरियोटिक कोशिका। थोड़ा सा मैं पहले यू का मतलब बता दूं। ये जो यू है, ये यू एक लैटिन शब्द है। यू का मतलब होता है ट्रू, सच, वास्तविक।
तो जो पहले प्रकार की कोशिका थी प्रोकैरियोटिक, उसमें आपने देखा कि कोशिका झिल्ली नहीं होती है। लेकिन ये जो यूकैरियोटिक है, इसमें क्या होगा कि कोशिका में जो केंद्रक होगा उस केंद्रक में स्पष्ट रूप से केंद्रक झिल्ली रहेगी, मतलब वास्तविक रूप में केंद्रक झिल्ली होगी। तो वैसे कोशिका को ही कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। परिभाषा लिखा गया है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्लियर हो गया कि जिन जिन कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा वैसे कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिन जीवों में इस प्रकार की कोशिका होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट शब्द की उत्पत्ति यू हो गया, ये देख रहे हैं, ये जो ई और यू है, और कैरियन तो ऊपर भी चर्चा हुई थी। यू का अर्थ होता है ट्रू, सच, वास्तव, हकीकत, सत्य। तो यू का मतलब हो गया ट्रू, सत्य, और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो अर्थात जिस कोशिका में वास्तव में केंद्रक रहता है, वास्तविक केंद्रक, एक्चुअल केंद्रक। जैसे हम कहते हैं कि एक साइकिल है लेकिन उस साइकिल में टायर तो है बट मडगार्ड नहीं है, हैंडल है लेकिन घंटी नहीं है, ब्रेक नहीं है। तो बिना घंटी वाला, बिना मडगार्ड वाला, बिना कह सकते हैं कि ब्रेक वाले साइकिल को क्या हम लोग वास्तविक साइकिल कह सकते हैं? वो अधूरा हो गया। उसी तरह से जो केंद्रक होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली, स्पष्ट केंद्रक या कोशिका झिल्ली जो रहती है वो अंगकों में मौजूद नहीं रहता है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होंगे तो उस यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होगा। इसलिए यहाँ यू का मतलब हो गया ट्रू, सत्य, और कैरियन का अर्थ हो गया न्यूक्लियस। सभी बड़े और जटिल जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ध्यान से इसको सुनना है। जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, जटिल जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव है, तो वैसे जैसे मानव है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बरगद, पीपल, जो भी बड़े बड़े जीव हैं जिसको हम लोग आंखों से देख पाते हैं, तो ऐसे सभी बड़े जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपने देखा, यह सरल जीवों में रहता है। यूनिसेलुलर जो एक कोशिकीय छोटे छोटे जीव है उसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस कोशिका का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अब अपेक्षाकृत बड़ा होने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के तुलना में जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसका आकार 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अब देखिए इसका आकार क्या होता है कि 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। वो उसका आकार देखिए, आप लिखे थे 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच, और इस यूकैरियोटिक का आकार 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। इस कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका था उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होगा, केवल एक क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें एक से अधिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। और साथ में प्रोकैरियोटिक में हम लोग क्या पढ़े, उसमें जो कोशिका अंगक होगा, मतलब कोशिका द्रव्य में जो और छोटे छोटे अंग होंगे जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इसी सब को कहा जाता है कोशिका अंगक। तो जो कोशिका अंगक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो उस कोशिका अंगक में झिल्ली नहीं रहती है, बिना झिल्ली का ही कोशिका अंगक होगा। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी कोशिका अंगक होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, तो उसमें झिल्ली भी रहती है। तो यही मुख्य रूप से अंतर हो गया दोनों में। तो बोर्ड परीक्षाओं में खास करके जो आपकी 9th की परीक्षा होती है या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, या नहीं तो जो हमारी परीक्षा होती है स्कूल की उसमें दोनों प्रकार के कोशिकाओं में अंतर भी पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को भी लिख सकते हैं इसके आधार पर। तो इस प्रकार से हमारा दोनों प्रकार का कोशिका समाप्त हुआ। थोड़ा सा मैं माइक्रोमीटर पर चर्चा कर देता हूं। जैसे आपने मीटर का नाम सुना होगा, जनरली आप याद कीजिए इतना बड़ा जो वो छड़ होता है, डंडा, जिससे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो देखे होंगे दुकानदार माप के देता है, वह 1 मीटर का छड़ रहता है लोहे का। और उस 1 मीटर को ही लंबाई का एसआई मात्रक माना गया है। हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और उसको एम से सूचित करते हैं। तो दूसरी बात, उस मीटर का
जो छोटा भाग होता है, आपने गणित में पढ़ा होगा सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर को 100 भागों में बांट देते हैं तो वह छोटा भाग सेंटीमीटर होता है। फिर सेंटीमीटर से नीचे जाते होंगे तो मिलीमीटर पर आते होंगे, और मिलीमीटर से नीचे जाते हैं तो वो माइक्रोमीटर है, वही यह माइक्रोमीटर है। तो मिलीमीटर से भी छोटी इकाई है, मतलब कह सकते हैं छोटी छोटी लंबाई को मापने की इकाई है ये माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर का जो मान होता है वह 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या स्कूल की एग्जाम्स हो, वहां कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि 1 माइक्रोमीटर का मान कितना होता है। तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। इसको सरल भाषा में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 1 माइक्रोमीटर हमारा है, तो यह 1 माइक्रोमीटर को आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/10⁶ मीटर। अब कहिएगा 1/10⁶ का क्या मतलब है? 1 तो रहेगा ही, 10⁶ का मतलब 1 पर 6 शून्य दीजिए, 1 पर 6 शून्य दिए तो ये 10 लाख हो जाता है। कहने का मतलब कि 1 मीटर, अब इसको अगर दैनिक जीवन में थोड़ा सा जोड़ करके देखें तो वो जो कपड़े की दुकान पर आप गए होंगे, 1 मीटर का जो वो छड़ होगा तो उसकी लंबाई 1 मीटर है, और इसको बांटना है कितने भाग में? 10 लाख भाग में बांटना है। सोचिए वो 1 मीटर का छड़, उसको 10 लाख बराबर भागों में बांट दीजिए। उसके बाद जो एक छोटा सा भाग होगा वह 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर कितनी छोटी लंबाई होती है, और छोटी छोटी अत्यंत सूक्ष्म लंबाइयों को मापने के लिए इस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यही माइक्रोमीटर आपको मुख्य रूप से याद रखना है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर, सॉरी 6 मीटर, या 10⁻⁻⁶ मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। जैसे हम लोग कहते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, दोनों बातें सही है। जो 1 माइक्रोमीटर जो है वह बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। यही मुख्य रूप से याद रखना। इसको माइक्रोन भी कहते हैं, माइक्रो भी कहते हैं, दोनों बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों प्रकार की कोशिका और माइक्रोमीटर के बारे में भी सारी बात समझ में आ गई होगी। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सबों को आज का क्लास समझ में आई होगी, कुछ बातें आपने समझना शुरू कर दिया होगा, तो आप उम्मीद रखिए कि कंटिन्यू हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आने वाली क्लासों को सीरियसली एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक चैनल के बारे में शेयर कीजिए, उनको बताइए, वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस समय जब घर में बैठे हों तो वो लाभान्वित हो सकें, लाभ ले सकें। और जो लोग चैनल पर लेट से आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आप तक तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। तो बस इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।